ठंड में चट्टानों पर बसा गरीब ससुराल। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनके बीच एक छोटा सा गांव और भयंकर ठंड और साथ ही बर्फ लगातार गिर रही होती है। एक घर के अंदर एक कोने में मिट्टी का चूल्हा रखा होता है जिसके सामने गौरी बैठी होती है। उसके हाथ ठंड से लाल होते हैं। चूल्हे के पास माचिस की ढेर सारी जली तीलियां बिखरी पड़ी होती हैं। गौरी कांपते हाथों से फिर एक माचिस की तीली जलाने की कोशिश करती है। माचिस जलते ही हवा के झोंके से बुझ जाती है। माँ जी, मुझे तो लगता है आज खाना बिल्कुल नहीं बन पाएगा। घर में गैस तो है ही नहीं और ये चूल्हा जल भी नहीं रहा है। बेटा, अब क्या कर सकते हैं? बाहर देखो कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। लकड़ियाँ लाने कौन जाएगा? जो भी लकड़ी है सब गीली हो चुकी है। आज तो इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। इस ठंड में अगर आग नहीं जली तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। इसी बीच रिया और आयुष कोने में बैठे बैठे कांप रहे होते हैं। रिया अपने हाथों को मुंह के पास ले जाकर फूंक मारती है। भाभी, हमें तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है और ठंड में भूख का असर और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। हाँ भाभी, पेट में तो जैसे आग लगी है और बाहर ठंड से पूरा शरीर जम रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ रिया, लेकिन ये चूल्हा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। वो एक गीली लकड़ी उठाती है, उसे चूल्हे पर रखकर माचिस जलाती है, पर चूल्हा नहीं जलता। शाम होने तक बर्फ गिरना कुछ कम होता है, लेकिन ठंडी हवा पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। दरवाजा खुलता है, राघव अंदर आता है और उसके कपड़े बर्फ से भीगे होते हैं। वो अपने हाथ झाड़ता है और गौरी की तरफ देखता है। गौरी, आज खाने में क्या बना है? आज तो खाने में सुबह से कुछ भी नहीं बना, लकड़ियाँ भी नहीं चली और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मैं सब्जी लेने भी नहीं जा पाई। चलो कोई बात नहीं। चट्टानों के बीच रहने का यही तो नुकसान है। पहाड़ देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन जो रहता है उसको समझ आता है यहाँ का जीवन कैसा है। ये लो, मूंगफली पकड़ो। ये आप कहाँ से लाए हो? मूंगफली खाए हुए इतने दिन हो गए हैं। मेरा तो बड़ा मन था। आज मालिक सबको मूंगफली बांट रहे थे, मैंने खुद नहीं खाई, सोचा घर ले जाऊं। आज सब मिलकर मूंगफली खा लेंगे। रिया और आयुष की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। सब लोग जमीन पर पास पास बैठ जाते हैं और मूंगफली खाकर सो जाते हैं। शकुंतला देवी और रमेश जी अपने छोटे से कमरे में चले जाते हैं। वो पतले कंबल में लिपट कर लेट जाते हैं। अरे आज तो ठंड एकदम शरीर को चीर कर निकल रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। आप सही कह रहे हो, आज तो ये गरीबी और ठंड मिलकर हमारे शरीर को तोड़ देगी और ऊपर से ये चट्टानी इलाका। बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस ठंड से बचाव बिल्कुल नहीं हो पा रहा। घर में चारों तरफ से हवा आती है, घर की दीवारों में भी हल्के हल्के छेद हो गए हैं। अब ये घर भी ठंड रोक नहीं पा रहा है। कभी कभी तो सोचता हूँ मैं भी काम करने लग जाऊं, राघव को भी सहारा लगेगा, लेकिन क्या करूं, ये बुढ़ापे का शरीर साथ ही नहीं देता है। हाँ, कहे तो आप सही रहे हो, लेकिन आप अपनी जवानी में बहुत मेहनत करते थे। मानती हूँ मुसीबत है, लेकिन बच्चों को भी सीखने दो, वरना आगे किसी भी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। रमेश जी करवट लेकर सोने की कोशिश करते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अगली सुबह अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं है, चारों तरफ बर्फ जमी होती है। गौरी पतली सी ऊनी शॉल लपेटे कांपते कदमों से घर के बाहर निकलती है। सामने वही ऊंची चट्टान होती है। गौरी धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ने लगती है। फिसलन इतनी ज्यादा है कि हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है और वो खुद से बड़बड़ाती है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में सुबह सुबह सब्जी लेने बाहर जाना पड़ता है। अगर जरा भी लेट हो जाओ तो मंडी से सारी ठीक ठाक सब्जी खत्म हो जाती है। हवा का तेज झोंका आता है। गौरी का शॉल उड़ने लगता है। वो उसे कसकर पकड़ती है और कई बार उसके पैर फिसलते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और जैसे तैसे मंडी पहुंच जाती है। फिर गौरी जल्दी जल्दी सस्ती और बची खुची सब्जियां चुनती है और चली जाती है। सब्जियों का वजन कंधों पर और सामने फिर वही चट्टान होती है। गौरी चट्टान पर चढ़ती है, फिर उतरती है और आखिरकार घर पहुंच जाती है। आज सबको गर्मा गर्म खाना दूंगी ताकि सब खुश हो जाए। माना पहाड़ों पर जीवन मुश्किल है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों से खुशी ढूंढ सकते हैं। घर पहुंचकर वो बिना देर किए चूल्हे के पास बैठ जाती है। गीली लकड़ियां चूल्हे में डालती है और आग जलाने की कोशिश करती है। इस बार आग तो पकड़ लेती है, लेकिन गीली लकड़ियों की वजह से काला सा धुआं उठने लगता है। कुछ ही देर में पूरा घर धुएं से भर जाता है। सबकी आंखों में जलन के साथ साथ हंसी भी होने लगती है। भाभी, आंखें चल रही हैं। बेटा, इस धुएं को खत्म करो, मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। राघव जल्दी से घर का गेट खोल देता है। सब मिलकर धुआं बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है तेज ठंडी हवा अंदर घुस जाती है। पर्दे उड़ने लगते हैं। सब लोग और ज्यादा कांपने लगते हैं।
आयुष खांसते खांसते बोलता है। अरे भाभी, ये तो पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया। इसका वीडियो बनाकर डालूं नेट पर। जिन पहाड़ों को लोग दूर से पसंद करते हैं उन्हें यहाँ का असली जीवन पता चल जाएगा। लकड़ियाँ गीली थी ना, इसी वजह से हो गया। अब तो इन्हीं लकड़ियों से काम चलाना पड़ेगा। अगली सुबह घर के अंदर शकुंतला देवी कंबल में लिपटी होती है। उनकी सांसें तेज चल रही होती है, चेहरा पीला पड़ जाता है और होंठ नीले पड़ने लगते हैं। हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। बाबूजी, मम्मी जी, देखो आपके होंठ कितने नीले पड़े हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है। राघव आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ता है और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर डर जाता है। इनका शरीर तो बिल्कुल ठंडा हो गया है। राघव जैसे ही बाहर देखता है, भयानक बर्फबारी हो रही होती है। रास्ते ढक चुके होते हैं। आसपास कई किलोमीटर तक कोई अस्पताल नहीं होता। सब लोग शकुंतला को नीचे चट्टान से लेकर जाते हैं। काफी देर की मशक्कत के बाद वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर शकुंतला देवी का चेकअप करते हैं। ये बहुत ज्यादा ठंड में रहती है, इसी वजह से इनके शरीर में ठंड जम गई है। न कुछ दिन गर्म जगह पर रखना होगा और गर्म चीजें जैसे सूप, काढ़ा, गर्म दूध, ये सब जरूरी है। लापरवाही हुई तो हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर कुछ दवाइयां देते हैं और समझाकर घर भेज देते हैं। वापसी के रास्ते में शकुंतला देवी चुप रहती है। मेरे बच्चे को ठंड में तड़पते रहते हैं, मैं कहाँ गर्म जगह पर रहूंगी, जो होगा देखा जाएगा। घर पहुंचते ही गौरी उनकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। घर में जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है उसी से वो तरह तरह के काढ़े बनाती है। कभी हल्का सूप, कभी गर्म पानी में तुलसी के पत्ते डालकर देती है। गौरी एक कटोरी में सूप लेकर आती है। मम्मी जी, ये गर्म सूप पीजिए, वरना आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। बेटा, गरीबी में वैसे ही हमारे पास पैसे नहीं है और तू इतनी सारी चीजें मेरे अकेले के लिए क्यों बना रही है? ये सब मेरे गले से भी नहीं उतरता। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे भूखे सोए और मैं ये सूप पीती जाऊं। गौरी उनके पास बैठ जाती है और उनका हाथ अपने हाथ में ले लेती है। मम्मी जी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अपना ध्यान रखना जरूरी है। और एक समय वो भी था जब हमारे पास साथ में भूखी रहा करती थी, लेकिन अब आपको स्पेशल केयर की जरूरत है। डॉक्टर ने साफ कहा है, अगर जरा सी भी तबीयत बिगड़ी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। शकुंतला देवी भारी मन से सिर हिलाती हैं। मजबूरी में वो सूप पी लेती हैं। अगली सुबह आयुष और रिया अपने अपने बैग कंधे पर लटकाए घर से निकलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान लाते हैं और फिर चट्टानों की तरफ बढ़ते हैं। पहले चट्टान पर ऊपर चढ़ना पड़ता है, पैर रखते ही बर्फ खिसकती है। आयुष आगे आगे चलता है, रिया पीछे पीछे सावधानी से कदम रखती है। हमारे तो वही वाला काम है ना, जैसे लोग कहते थे हम तो नदी पार करके स्कूल जाते थे। हम भी अपनी आने वाली जनरेशन को कह पाएंगे हम तो चट्टानों के पार चढ़ उतर कर कॉलेज जाया करते थे। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। इतनी मेहनत तो पूरे दिन के काम में नहीं लगती जितनी इस चट्टान को पार करने में लग जाती है। हाँ, इतनी मेहनत करके कॉलेज जाओ, फिर कॉलेज से वापस आओ। हे भगवान, मेरी तो शाम तक हालत खराब हो जाती है। अब क्या करें बहन, चट्टानों में रह रहे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी मुझे पता है ना गांव के काम क्या होते हैं, या तो पत्थर तोड़ो या पत्थर ढोने, और लकड़ियों को तो तू जानती ही है, खेती बाड़ी, पानी भरना, घर का सारा काम। अगर ये सब नहीं करना है तो चल पढ़ने चलते हैं। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। दोनों आखिरकार चट्टान से नीचे उतरते हैं। सामने का नजारा बदल जाता है। बर्फ के बीच हरियाली, खुले मैदान और कॉलेज आ जाता है। अगले दिन गौरी, रिया और आयुष तीनों हाथों में बाल्टियां लिए नदी के किनारे पहुंचते हैं। आयुष कुल्हाड़ी उठाता है और जमी हुई बर्फ पर जोर से मारता है। हर मार के साथ बर्फ में दरार पड़ती है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा होती है कि पानी तुरंत ऊपर नहीं आता है। आयुष कांपते हाथों से फिर वार करता है। भाभी, ये कितना मुश्किल काम है। जिस दिन आप मुझे पानी लेने के लिए ले आती हो ना, उस दिन तो मेरे हाथ काम करना ही बंद कर देते हैं। क्या करे देवर जी, आज आपके भैया को बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए मुझे आपको साथ ले जाना पड़ा। वरना अगर इतनी ठंड ना होती तो अब तक मैं और दीदी दोनों पानी भरकर वापस आ गए होते। रिया बर्फ का टुकड़ा देखकर बाल्टी डालती है। ठंडा पानी हाथों से टकराते ही वो चिलमिला उठती है। भैया, आप तो फिर भी कुल्हाड़ी मार रहे हो। मुझे और भाभी को तो इस ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालकर बाल्टियां भरनी पड़ रही है। मेरे तो हाथ सुन हो गए हैं। वो अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश करती है। हमें ही पता है हम कैसे कैसे पानी भर रहे हैं। हाँ, जल्दी करो, वरना थोड़ी देर में हम तीनों ही यहीं बर्फ में जम जाएंगे। तीनों जल्दी जल्दी बाल्टियां भरते हैं और अपने घर चले जाते हैं। वहीं अगली शाम घर के अंदर छोटा सा टीवी चल रहा होता है। स्क्रीन पर हल्की सी झिलमिलाहट होती है, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही होती है। सभी लोग चूल्हे के पास सिमटे बैठे होते हैं, ठंड से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। लोगों का इन इलाकों में रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन का अपील है कि लोग किसी सुरक्षित जगह पर अपना ठिकाना ढूंढ ले, क्योंकि आगे बर्फबारी और भी बढ़ सकती है। टीवी की आवाज के साथ ही घर के अंदर सन्नाटा छा जाता है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मम्मी, अगर बर्फ और बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? रास्ते पहले ही मुश्किल, अगर और बर्फ जम गई तो आना जाना बंद हो जाएगा और मेरा तो काम भी ठप हो जाएगा। भगवान जाने क्या होगा। बाहर से शोर सुनाई देने लगता है। गांव के लोग अपने अपने घरों से सामान निकाल रहे होते हैं। कोई बर्तन समेट रहा होता है, कोई गठरी बांध रहा होता है। 8-10 छोटे घर खाली होने लगते हैं। एक औरत भारी सा थैला उठाए गुजरती है। चलते चलते वो गौरी के घर के गेट पर रुकती है। बहन जी, आप लोग भी कहीं चले जाओ, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। बहन जी, हम कहाँ जाएं? हमारा तो यही घर है, इसके अलावा हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं। यहाँ तो सब घर छोड़कर जा रहे हैं, मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। यहाँ ठंड में रहना अब मुश्किल हो गया है। हाँ बहन जी, ठीक है, आप चलिए और आराम से जाना। औरत सिर हिलाकर आगे बढ़ जाती है। रात गहरी हो चुकी होती है। आसमान से बर्फ ऐसे गिरने लगती है जैसे कोई तूफान टूट पड़ा हो। हवा की आवाज भयानक हो जाती है। गौरी की लकड़ी और छप्पर से बना छोटा सा घर तेज तेज हिलने लगता है। छप्पर पर बर्फ की मोटी परत जमती चली जाती है। बर्फ का वजन बढ़ता जा रहा होता है। घर के अंदर किसी को भी डर की वजह से नींद किसी को नहीं आ रही होती है। अचानक कड़ छत से अजीब सी आवाज आती है। राघव, ये आवाज कैसी है? राघव उठकर ऊपर देखता है। छप्पर नीचे की ओर झुक चुका होता है। अरे सब लोग उठो, लगता है छत बर्फ का भार नहीं झेल पा रही है, हमें घर से बाहर निकलना होगा। इतना कह भी नहीं पाता कि धड़ाम पूरा छप्पर एक साथ नीचे गिर पड़ता है। चारों तरफ अंधेरा, धूल, लकड़ियां, बर्फ, सब कुछ एक साथ टूटकर धड़ाधड़ गिरने लगता है। भैया बचाओ! माँ! आयुष, कहाँ हो आप? सभी लोग छत के नीचे दब जाते हैं। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बर्फ और लकड़ियां सीने पर बोझ बन जाती हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और हल्की सी हरकत होती है। राघव किसी तरह हाथ पैर हिलाता है। उसके ऊपर एक लकड़ी अटकी होती है। वो पूरी ताकत लगाकर उसे धकेलता है। बर्फ उसके चेहरे पर गिरती है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। हिम्मत रखो, मैं बाहर निकल गया हूँ। राघव जैसे तैसे खुद को बाहर निकाल लेता है और बाहर देखता है कि तेज बर्फबारी, टूटा हुआ घर, हर तरफ अंधेरा होता है। वो तुरंत वापस मलबे की ओर बढ़ता है। गौरी, मम्मी जी को आवाज तो गई। और अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। राघव बर्फ और लकड़ियां हटाने लगता है। उसके हाथ सुन्न हो जाते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। पहले वो गौरी को बाहर निकालता है। गौरी सांस लेते ही रो पड़ती है। फिर रिया और आयुष दोनों कांपते हुए बाहर आते हैं। आखिर में राघव मलबे में दबे माँ बाबूजी तक पहुंचता है। वो बाहर निकलता है। सब लोग बर्फ पर बैठे हुए हाँफ रहे होते हैं। कपड़े फटे हुए, शरीर कांपता हुआ, आंखों में डर और सदमा होता है। सब बच गए ना? राघव चारों तरफ देखता है। टूटा हुआ घर, गिरा हुआ छप्पर और बर्फ का सैलाब आया होता है। हाँ, आज जान बच तो गई है, लेकिन अब हमारे पास घर नहीं रहा। छत गिरने के बाद तेज बर्फबारी के बीच सब लोग जैसे तैसे एक दूसरे को संभालते हुए किसी सुरक्षित छत की तलाश में निकल पड़ते हैं। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और सफेद बर्फ के ढेर होते हैं। हवा इतनी तेज है कि चलना भी मुश्किल हो रहा होता है और चारों तरफ चट्टानें होती हैं। अरे अब तो हम घर क्यों रिपेयर भी नहीं कर सकते, इतने पैसे ही नहीं है हमारे पास, अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ पापा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि आपको आज रात किसी होटल में ले जा सकूं। मुझे बहुत डर लग रहा है, इतनी ठंड हो रही है और आसपास गांव में भी कोई नहीं है, पूरा गांव खाली हो गया है, अब हम क्या करेंगे? बेटा हिम्मत रखो, अगर हम सब हिम्मत से काम लेंगे तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। इसी बीच गौरी आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में डर कम और फैसला ज्यादा होता है। मम्मी जी, आप सब यहीं रुकिए, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो सबको इशारे से अपने पीछे चलने को कहती है। सब लोग चुपचाप उसके साथ चलते हैं। गौरी उन्हें गांव से ऊपर चट्टानों की तरफ ले जाती है। तेज हवा चल रही होती है। बेटा, तू हमें यहाँ क्यों लाई है? चट्टान के ऊपर हम क्या करेंगे? देख तो सही कितनी तेज हवा चल रही है। गौरी रुकती है, पीछे मुड़कर सबकी तरफ देखती है। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। राघव, आप तो चट्टान तोड़ने का काम करते हो ना, आप ऐसा करिए, थोड़ी चट्टान तोड़कर हमारे बैठने लायक जगह बना दीजिए। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। अब हम यहीं घर बनाएंगे और यहीं रहेंगे। तुम ये कैसी बात कर रही हो? चट्टान पर घर बनाना? गौरी की आंखों में एक चमक आ जाती है, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ जाती है। एक दिन जब मैं मंडी से लौट रही थी
गौरी सबके सामने खड़ी है। तेज हवा उसके बालों को उड़ाती है, लेकिन उसकी आवाज में डर नहीं, एक भरोसा होता है। उसकी बात के साथ ही फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। बर्फ से ढका चट्टान का रास्ता होता है। गौरी के हाथ में सब्जियों की पोटली होती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है। बचाओ कोई। वो चट्टान से नीचे फिसलती है और फिर एक उभरी हुई चट्टान पर जा गिरती है। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठी रहती है, डरी हुई, दर्द से कराहती हुई। हवा बहुत तेज चल रही होती है, बाल उड़ रहे होते हैं, सांस तेज होती है। लेकिन तभी गौरी कुछ महसूस करती है। वो अपने हाथ चट्टान पर रखती है, चौंक जाती है। चट्टान गर्म होती है। गौरी धीरे धीरे उसी चट्टान से पीठ टिकाकर बैठ जाती है। उसके शरीर को गर्माहट मिलती है। हाथ पैर में लगी चोट का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। हवा इतनी ठंडी है, लेकिन ये चट्टान, ये तो मुझे गर्मी दे रही है। उस दिन मुझे समझ आया था चट्टान हमें सहारा भी देगी और गर्मी भी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उस रात सब लोग जैसे तैसे चट्टान के पास बैठकर गुजारा करते हैं। बर्फ गिरती रहती है, हवा चलती रहती है, लेकिन चट्टान की गर्माहट उन्हें पूरी तरह जमने नहीं देती। सुबह होते ही सब लोग काम में लग जाते हैं। राघव और आयुष चट्टान को तोड़कर बैठने की जगह बनाते हैं। रिया और गौरी पत्थर लकड़ियां इकट्ठा करती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम तक ऊपर एक छत और नीचे बैठने लायक सुरक्षित जगह बन जाती है। रात होते ही सब लोग उसी चट्टान के अंदर बनी जगह में बैठ जाते हैं। भाभी, आप तो सच में सही कह रही थी। यहाँ तो गर्माहट महसूस हो रही है। हमारे पुराने घर से भी ज्यादा अच्छी तो ये चट्टान है। हाँ हाँ दीदी, ये चट्टान हमें ठंड से बचाएगी। थोड़ी देर बाद गौरी और राघव बाहर जाते हैं। वो मोटी मोटी लकड़ियां लेकर आते हैं। राघव आग जलाता है और जब आग जलती है तो सभी उसकी गर्म लपटों में आग सेक कर खुद को कड़कड़ाती ठंड से बचाते हैं। अब जाकर थोड़ी राहत मिली। आग से उठता धुआं चट्टान के अंदर फैलने लगता है। गर्मी बढ़ जाती है, सबके चेहरे पर राहत साफ दिखने लगती है। अगली सुबह आसमान साफ होता है, लेकिन ठंड अब भी उतनी ही होती है। चट्टान के अंदर जगह में सब लोग सिमटे हुए बैठे थे। रात किसी तरह कट जाती है। गौरी और राघव दोनों सिर पर मोटा कट्टा ओढ़ लेते हैं ताकि ठंडी हवा से बच सके। वो चुपचाप बाहर निकलते हैं। चट्टान से नीचे उतरते ही रास्ता जंगल की तरफ जाता है। चारों तरफ ऊंचे पेड़, बर्फ से ढकी जमीन और सन्नाटा होता है। वहां सिर्फ उनके कदमों की आवाज ही सुनाई देती है। यहाँ तो जंगली फल होते हैं ना, शायद आज मिल जाए तो अच्छा होगा। हम पेट भर सकते हैं, वैसे भी बहुत भूख लगी है। दोनों मिलकर झाड़ियों और पेड़ों के पास जाते हैं। कुछ सूखे ताजे पहाड़ी फल, बेर जैसे छोटे छोटे फल और कुछ खाने लायक जंगली फल इकट्ठा करते हैं। ठंड से कांपते हुए लेकिन खुश होकर वापसी में राघव फल की पोटली संभालते हुए बोलता है, आज हम सबको यही फल खाकर रात गुजारनी होगी और कल से हमें इस घर को पूरा बनाना है। हाँ, अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। यहीं से अपना नया जीवन शुरू करेंगे। अब हमारा चट्टान का घर होगा। चट्टान के अंदर सब लोग बैठकर वही फल खाते हैं। खाना साधारण होता है, लेकिन पेट भरने जितना मिल जाता है। सब लोग एक एक करके चट्टान में लेट जाते हैं। बाहर ठंड होती है, लेकिन अंदर चट्टान की गर्माहट होती है। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी चट्टान की दरारों से अंदर आती है। आज से हमें ये पूरा घर बनाना होगा। वो पत्थरों को सलीके से जमाकर एक छोटा सा चूल्हा बना देती है, ऐसा कि धुआं ऊपर की दरार से बाहर निकल जाता है। राघव, यह थोड़ा और पत्थर काट दीजिए, यह चूल्हा ठीक बैठेगा। हाँ, मैं अभी करता हूँ। तुम बता दो मुझे क्या क्या करना है। आप पहले यही बनाइए, क्योंकि सबको भूख लगी है और खाना भी बनाना है, वरना हमारी भी बैटरी ऑफ हो जाएगी थोड़ी देर में। हाँ, ये बात तो सही कही तुमने। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे खाने के नाम से। गौरी हंसती और राघव हथौड़ा और छेनी लेकर चट्टान तराशने लगता है। हर वार के साथ चट्टान से एक नई शक्ल निकल आती है। अरे तुम सोचो, मैं बना दूंगा। आप भी तो काम ही कर रहे हैं, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। आप अकेले कब तक करेंगे? दूसरी तरफ गौरी एक बैठने की जगह बनाती है। पत्थरों को इस तरह जमाती है कि पीठ टिकाकर बैठा जा सके। फिर वो दीवार से सटाकर लेटने की जगह बनाती है। ऊपर पत्थर, नीचे सूखी लकड़ियां और कपड़े बिछा देती है। भाभी, आपने तो पूरे घर का नक्शा बना दिया। जब मजबूरी होती है ना, तब दिमाग खुद रास्ता ढूंढ लेता है। राघव हर काम में गौरी का हाथ बटाता है। कहीं पत्थर तोड़ता है, कहीं छत को मजबूत करता है, कहीं चूल्हे के धुएं निकलने का रास्ता चौड़ा करता है। शाम तक चट्टान से चूल्हा तैयार, बैठने की जगह बन चुकी थी, लेटने का कोना बन जाता है और छत पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। गौरी चूल्हे में लकड़ी लगाकर आग जलाती है। अब ये सच में घर लगने लगा है। कभी सोचा नहीं था कि मेरा ससुराल चट्टानों में होगा। घर वही होता है जहाँ मेहनत और साथ हो। सुबह सुबह गौरी हाथ में छोटी सी लोहे की छेनी और हथौड़ी लेकर चट्टान के कोने को बराबर कर रही होती है। राघव पास ही भारी पत्थरों को खिसकाकर दीवार की तरफ जमा रहा होता है। धीरे करना गौरी, हाथ दुख जाएगा, और वैसे भी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना।
आप भी कब तक करेंगे? मैं इस समय नाजुक नहीं बन सकती, लेकिन जब अपना घर बन रहा है तब ये दर्द अच्छा लगता है। थोड़ी दूर सास ससुर बैठे होते हैं। सास सूखी लकड़ियां तोड़ रही होती है और ससुर उन लकड़ियों को चूल्हे के पास सलीके से रख रहे होते हैं। पहले सोचती थी अब हमारी उम्र हो गई है, हम क्या ही कर पाएंगे, पर इस चट्टान पर बैठकर काम करते हुए मन फिर जवान हो गया है। अरे जब बच्चे साथ हो तो बूढ़े हाथ भी मजबूत हो जाते हैं। रिया और आयुष पासी पत्थरों को उठाकर एक सीध में जमा कर रहे होते हैं। काम के बीच बीच में मजाक चल रहा होता है। अरे भाभी, ये पत्थर तो हमारे रिश्तों जैसे हैं, अलग अलग, भारी भरकम, लेकिन साथ में टिके नहीं तो मजबूत दीवार बन जाती है। हाँ, ये चट्टान हमें सिर्फ सहारा नहीं दे रही है, ये हमें सिखा रही है कि मजबूत बनने के लिए टूटना भी पड़ता है। कुछ देर बाद सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं। पत्थर की बनी चौकी पर गरम चाय रखी होती है, भाप उठती है, सब हाथ सेक लेते हैं। कभी सोचा था कि चट्टान पर बैठकर हम इतना सुकून महसूस करेंगे? हमें लगा था जिंदगी में हमें किनारे कर दिया है, पर इस चट्टान ने हमें फिर से एक साथ खड़ा कर दिया। जब परिवार साथ हो तो चट्टान भी घर बन जाते हैं। गौरी, इस बहादुरी और मेहनत ने हमें चट्टान का सहारा दे दिया बेटा। तुमने इस घर की लक्ष्मी होने का फर्ज बखूबी निभाया है। अगले दिन सुबह चट्टान के ऊपर बनी जगह से हल्की धूप अंदर आती है और चट्टान में एक अलग सी गर्माहट फैली होती है। गौरी जल्दी उठ जाती है, उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। वो तैयार होकर चट्टान से नीचे उतर जाती है सब्जियों के लिए। पहले इसे करने में उसे लगभग 3 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब चट्टान पर रहते हुए उसका रास्ता सुरक्षित और जल्दी हो गया है। वो बाजार से लौटती है, हाथ में हल्की पोटली, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती है। घर पहुंचती शकुंतला देवी चौंक कर बोलती है, अरे बेटा, तू बड़ी जल्दी आ गई। पहले तो तुझे 3-4 घंटे लगते थे घर आने में। मम्मी जी, अब कुछ नहीं करना, बस चट्टान से नीचे आना है, बाकी बाजार और सब कुछ वही है, अब वहाँ ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, चट्टान की वजह से हमारी आधी मुसीबत खत्म हो गई है। मम्मी जी, धीरे धीरे हम सबको चट्टान पर रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब हमारा यही एकमात्र सहारा है। एक दिन राघव काम से लौटता है, हाथ में राशन की भारी भारी पोटलियां। गौरी तुरंत काम में लग जाती है। चट्टान के अंदर उसने पहले ही हर चीज के लिए जगह बना रखी होती है। एक तरफ चूल्हा, दूसरी तरफ बैठने की जगह और बीच में डाइनिंग टेबल के लिए अलग अलग पत्थर लगा रखे होते हैं। छोटी छोटी टेबल काटी होती हैं। राघव और गौरी मिलकर सब्जियां काटते हैं, दाल बनाते हैं। रिया और आयुष पत्थरों पर बैठकर खाना तैयार करते हैं और हंस रहे होते हैं। राघव कटोरी में दाल डालता है, गौरी पराठा निकालती है। सब एक साथ बैठते हैं और खाना खाते हैं। बेटा, तूने हमारा घर इतना अच्छा बना दिया है, हमें तो लगा था अब हम बेकार हो गए हैं, लेकिन तूने तो चट्टान पर ही इतना सुंदर घर बना दिया है। अरे हाँ बेटा, अब तो हम चट्टान पर रहने वाला ससुराल बन गए। सब हंस पड़ते हैं। भाभी, सच में कमाल कर दिया, यहाँ तो हर जगह गर्माहट है, आराम है और मजा भी। भाभी, आपने तो सच में जादू कर दिया है, यहाँ रहना अब हमें पसंद आने लगा है। भाभी, अगर आप नहीं होती तो शायद हमारा परिवार टूट ही जाता। हाँ गौरी, अगर तुम न होती तो हम सब शायद बर्फ और ठंड में खो जाते। सारा परिवार अब अपने नए घर में ढल गया है। सुबह सब्जियां लेने जाना अब आसान है। दाल भात और पराठा चट्टान के भीतर गर्म चूल्हे पर बनता है। बैठने और खाने के लिए सुरक्षित जगह भी हो गई। रात में आग की गर्माहट और धुआं फैलाकर पूरे परिवार को आराम मिलता है। हमें लगता है कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन ये चट्टान और हमारी मेहनत सच में हमें सब कुछ दे गई। अब तो ये हमारा नया घर है। बर्फ और ठंड से डरना अब पुरानी बात हो गई। गौरी और राघव एक दूसरे की तरफ देखते हैं, चुपचाप, लेकिन आंखों में समझदारी और प्यार दिखता है। रिया और आयुष पत्थर की टेबल पर बैठकर हंसी मजाक करते हैं। रिया कहती है, देखो भाभी, यहाँ बैठकर खाना कितना अच्छा लगता है। हमारे पुराने घर में भी ये सुख कभी नहीं था। बस यही है परिवार की ताकत, मेहनत, धैर्य और एक दूसरे के साथ। अब हम सब सुरक्षित हैं। चाहे कितनी भी बर्फ पड़े, चाहे कितनी भी ठंड हो, हमारा परिवार एक साथ है और इतनी मुसीबत के साथ सब अच्छा हो गया।